डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDRTI में आपका स्वागत है। आइए हम आज बात करेंगे रिवेट एंड रिवेटिंग ज्वाइंट्स। ये जो हमारा रिवेट एंड रिवेटिंग ज्वाइंट्स है, इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, रिवेट किस मटेरियल का बना होता है, रिवेट का डिज़ाइन कैसे होता है और रिवेट का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद से रिवेट से कौन कौन से जो ज्वाइंट बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिवेट एंड रिवेटिंग, जिसमें फास्टेनिंग एंड फास्टेनर्स। तो दो विभिन्न मशीन पार्ट को आवश्यकतानुसार कार्य करने के लिए जोड़ने में जिस विधि का यूज किया जाता है उसको फास्टेनिंग करते हैं, और जिस माध्यम से जोड़ा जाता है उसे फास्टेनर कहते हैं। फास्टेनर जनरल ज्वाइंट बनाने वाला एक इक्विपमेंट है, एक युक्ति है, डिवाइस है। जैसे रिवेट हो गया, नट बोल्ट हो गया, बेल्डिंग हो गया, तो ये सब फास्टेनर के अंतर्गत आते हैं। अब ये फास्टेनर कितने प्रकार के होते हैं तो उससे हम बात करेंगे। तो ये फास्टेनर 3 तरह के ज्वाइंट तैयार करते हैं। एक टेम्पोररी ज्वाइंट होता है जिसको अस्थाई बोलते हैं। अस्थाई फास्टेनर के अंतर्गत हमारा नट बोल्ट की स्क्रू ये सब आते हैं। अस्थाई का मतलब ये होता है जो ज्वाइंट बनाएं और आवश्यकता अनुसार जब उसे आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े तो उसे खोल के हम अलग कर दें, यानी उस कंडीशन में हमारा जॉब भी सुरक्षित रहता है और हमारा फास्टेनर भी सुरक्षित रहता है। जैसे 2 प्लेट या 2 एंगल या 2 मशीन पार्ट को हमने नट और बोल्ट से जोड़ दिया, आवश्यकता पड़े इसे दोनों को अलग करने के लिए, दोनों पार्ट को, तो नट और बोल्ट को हम खोल देंगे और खोल के अलग करेंगे, तो हमारा फास्टेनर यानी नट बोल्ट भी सुरक्षित रहेगा और जो 2 पार्ट को जोड़े हैं वो दोनों पार्ट भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह से जो भी प्राप्त होता है उसे अस्थाई ज्वाइंट कहते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे परमानेंट ज्वाइंट की। तो परमानेंट ज्वाइंट उसे कहते हैं जो जोड़े जाने के बाद जब उसे अलग करते हैं तो जॉब और फास्टेनर दोनों नष्ट हो जाए। जैसे बेल्डिंग ज्वाइंट, तो बेल्डिंग ज्वाइंट से अगर कोई प्लेट है, कोई एंगल है, कोई मशीनी पार्ट है और हमने बेल्डिंग करके ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करने के बाद से जब उसको अलग करेंगे तो हमें उसको काटना पड़ेगा। चीजल से काटें या एक्सा से काटें या बेल्डिंग रॉड से काटें या किसी अन्य केमिकल मेथड से काटें, तो जब काटेंगे तो वो हमारा इक्विपमेंट क्या होगा, ख़राब हो जाएगा और बेल्डिंग भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यानी अस्थाई जो जोड़ होता है, अस्थाई जो जोड़ होता है वो जब अलग जोड़ को अलग किया जाता है तो उसमें जो हमारा जोड़ी गई जिस मटेरियल से होता है, जैसे बेल्डिंग से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद से हम उसको अलग कर रहे हैं तो बेल्डिंग भी हमारी पूरी तरह ख़राब हो जाए और वो पीस जो है भी हमारा ख़राब हो जाए, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट ज्वाइंट। बात करें सेमी परमानेंट ज्वाइंट की, तो सेमी परमानेंट ज्वाइंट का मतलब होता है, ये होता है अस्थाई ज्वाइंट और ये होता है अर्ध अस्थाई। हिंदी में बोलते हैं अर्ध अस्थाई। तो अर्ध अस्थाई ज्वाइंट क्या होता है, जिसमें हमारा थोड़ा सा जॉब भी खराब हो और थोड़ा सा फास्टेनर भी खराब हो। जैसे हम रिवेट ज्वाइंट बनाते हैं, तो रिवेट ज्वाइंट हमारा जब हम 2 प्लेट को अलग करेंगे या 2 एंगल को अलग करेंगे या 2 पार्टों को जिसको हम रिवेट से जोड़ें अलग करेंगे, तो रिवेट काटेंगे तो ये क्लियर नहीं है कि हमारा प्लेट भी खराब हो जाएगा। खराब भी होता है, सावधानी से काटे तो हमारा रिवेट ही खराब होता है, प्लेट बच जाती है। तो इस कंडीशन में ये अर्ध अस्थाई बोला जाता है। अर्ध अस्थाई ज्वाइंट के अंतर्गत रिवेट आते हैं और अस्थाई ज्वाइंट के अंतर्गत हमारा बेल्डिंग, फोर्जिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ये सब आते हैं। और अस्थाई के अंतर्गत हमारा नट, बोल्ट, की, स्क्रू इत्यादि आते हैं। तो ये तीनों ज्वाइंट के बारे में आपको पता हो गया, तीनों ज्वाइंट का काम क्या है, तीनों ज्वाइंट का काम क्या है और तीनों ज्वाइंट का नाम क्या है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रिवेट की, तो सबसे पहले हम जानेंगे रिवेट होता क्या है। तो जनरली रिवेट एक बेलनाकार धातु की बनी हुई स्पिंडल टाइप की होती है और उसमें 3 भाग होते हैं। एक हमारा जैसे हमने बना के दिखा दिया, सपोज करिए ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया। तो ये हमारा सिरा जो हो गया वो हेड हो गया और ये हमारा जो हो गया वो शैंक हो गया और ये जो हमारा हो गया थोड़ा सा ये हमारा ऐसे रहता है, ये जो हमारा हो गया ये टेल हो गया।
टेल मतलब पूंछ, सेंक मतलब शरीर, हेड मतलब सिरा। तो ये 3 भाग होते हैं रिवेट के, और इन तीनों भाग हमारा अलग अलग काम होता है। हेड का अलग काम, सेंक का अलग काम, टेल का अलग काम। अब इसमें हम बात करें टाइप्स ऑफ रिवेट, तो रिवेट जनरली 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला जो होता है सॉलिड रिवेट, जो ठोस रिवेट होता है। ये सारे हमारे रिवेट के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये ठोस रिवेट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करें हॉलो रिवेट। हॉलो रिवेट का मतलब खोखला रिवेट होता है। खोखला रिवेट वे रिवेट जैसे आप देखे होंगे सूटकेस हुआ, या कोई भी सूटकेस हुआ, या जो फैशनेबल जो भी हमारी जो कड़ियाँ जुड़ती हैं उसको जोड़ने के लिए अभी ये इस तरह से हमारा रिवेट होता है, इस तरह से हमारा रिवेट होता है। ऐसे यहाँ पे बड़ा थोड़ा बना के हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे बड़ा बना के हम दिखा दे रहे हैं। इस तरह से हमारा रिवेट होता है। और जब हम ये हमारा क्या होता है, खोखला होता है। जब इसको हम पिरो देते हैं, दो जोड़े जाने वाले पार्ट हैं, उन दोनों जोड़े जाने वाले पार्ट के बीच में होल लगाते हैं, और होल लगाने के बाद जब इसको पिरो देते हैं तो इधर से ये क्या होता है, मुड़ के ऐसे ये बैठ जाता है। आप सूटकेस में, अटैची में, बैग में, या कपड़े का जो कुछ भी मतलब ये थैला वगैरह बनता है तो उसमें आप देखे होंगे इस तरह का रिवेट आपका इस्तेमाल किया हुआ रहता है। तो ये हमारा हॉलो रिवेट होता है जो अंदर से खोखला होता है। ये हमारा सॉलिड रिवेट होता है जो पूरा का पूरा मेटल्स होता है, मेटलाइड होता है। उसके बाद से बफुरकेटिंग रिवेट, जो तीसरा रिवेट है वो बफुरकेटिंग रिवेट है। बफुरकेटिंग रिवेट का मतलब होता है द्विसांखी, हिंदी में द्विसांख्यिकी, यानी द्विसांख्यिक का मतलब ये होता है कुछ इस तरह से रिवेट होता है, इस तरह से रिवेट होता है। जोड़े जाने वाले पार्ट में जैसे हमारा अभी साइकिल का जो सीट कवर्स होता है, जो साइकिल का वो सीट कवर्स नहीं सीट होता है, तो सीट से और जो सीट का जो फ्रेम होता है, सीट का जो फ्रेम होता है उसमें जो सीट हम उसमें लगाते हैं, तो लगाने के बाद क्या करते हैं, फ्रेम में लगा करके ऐसे यूँ लगाते हैं और लगा करके इसको इधर मोड़ देते हैं और इसको इधर मोड़ देते हैं। तो ये द्विसांख्यिक फ्रेम हो गया, द्विसांख्यिक रिवेट हो गया, बफुरकेटिंग रिवेट हो गया। इस तरह का ये रिवेट। तो मेनली रिवेट का जो प्रकार होता है वो 3 होता है, एक सॉलिड रिवेट, एक हॉलो रिवेट, एक बफरकेटिंग रिवेट। सॉलिड रिवेट का एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल सारे सॉलिड रिवेट के हैं। और हॉलो रिवेट का मैंने एग्जांपल बताया सूटकेस, अटैची, बैग वगैरह में जब हम ज्वाइंट करते हैं या वहाँ से हमारा टांगने वाला छोरी निकलता है तो वहाँ पे आप देखे होंगे इतना बड़ा रिवेट रहता है, और रिवेट लगा करके उसको क्या करते हैं, एक तरफ मतलब अंदर खोखला होता है और वो पाइप नुमा होता है, और पाइप नुमा होता है तो पाइप का जो बाहरी व्यास होता है ऊपर की तरफ, पाइप नुमा का मतलब ये कि खोखला, और खोखला का मतलब ये कि जैसे ट्यूब टाइप का ऊपर इसका पतला सा हेड बना रहता है इस तरह से, और ये इधर मुड़ के थोड़ा हल्का सा इधर मुड़ जाता है, और ये पूरा अपना एरिया ऐसे ये भी गोल कवर कर लेता है। तो ये हमारा हॉलो रिवेट हो गया। बफरकेटिंग रिवेट, साइकिल का जो सीट का फ्रेम होता है उसमें सीट को जब बैठाते हैं तो सीट के किनारे से बफरकेटिंग रिवेट को लगा करके और उसको हम स्क्रू ड्राइवर से ऐसे मोड़ देते हैं, और फिर प्लायर से या जो टोंक्स होता है उसे दबा करके रेडी कर देते हैं। तो ये बफरकेटिंग रिवेट होता है। अब बात करें यूजिंग ऑफ रिवेट टूल्स, तो यूज होने वाले रिवेटिंग करने समय यूज होने वाली टूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, जैसे एनविल। एनविल का मतलब होता है निहाई, निहाई आप देखे होंगे उसमें ज़रूरी होता है, निहाई होता है। निहाई के बाद बॉल पिन हैमर होता है, बॉल पिन हैमर होता है। उसके बाद से कॉकलिंग एंड फुलरिंग टूल्स होता है। ये सारे टूल्स का अलग अलग हम काम बताएंगे। जनरली यहाँ 4 टूल मेनली यूज किया जाता है। पहला निहाई होना चाहिए, दूसरा बॉल पिन हैमर होना चाहिए, और तीसरा कॉकलिंग एंड कॉल्किंग एंड फुलरिंग टूल्स होना चाहिए, और डोली टूल्स होना चाहिए। डोली टूल्स, ये सारे टूल्स के बारे में बता दे रहा हूँ हल्का सा। ये जो एनलिंग होता है, निहाई होता है, तो हम मान लीजिए सपोज करिए 2 प्लेट को हम जोड़ रहे हैं, तो 2 प्लेट में हम क्या करते हैं, एक होल्स मार देते हैं, इसमें भी होल्स मार दिए, निचली वाली प्लेट में होल्स मार दिए, और दोनों प्लेट को हमने रख दिया। और ऊपर से हमारा अगर कोई स्नैप हेड रिवेट या पेन हेड रिवेट या काउंटर सैंक हेड रिवेट से अगर हमें ज्वाइंट बनाना है तो इसमें हम क्या करते हैं, रिवेट को पिरो देते हैं, और पिरोने के बाद से निहाई पर के रख करके और टेल सिरा को हम हैमर से हैमरिंग करके थराई कर देते हैं, और उसका जो टेल सिरा होता है वो फैल करके वो जो हमारी प्लेट होती है उसको सतह पे फैल जाता है और हमारा ज्वाइंट बन जाता है। उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ
कि ये बॉल पिन हैमर से हैमरिंग होती है और निहाई पे उसको सपोर्ट देने के लिए काम होता है। उसके बाद से एक डोली टूल जो लिखा है, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, तो डोली टूल के बारे में बता रहे हैं। जब हम हेड सिरा बनाते हैं तो ये एकदम बिल्कुल ये जो स्नैप हेड रिवेट होता है बिल्कुल इसी शेप का एक टूल होता है, उसको निहाई पे ही रख देते हैं और उसके बाद से उलट देते हैं। उलटने के बाद से उसी में हमारा स्नैप हेड का रिवेट, जो स्नैप हेड रिवेट होता है उसका हेड सिरा उस डोली टूल में बैठ जाता है ताकि वो सिरा खराब ना हो, और उसके बाद से हम बॉल पिन हैमर से थ्राई करते हैं। तो वहाँ पे डोली टूल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है डोली टूल का यूज किया जाता है रिवेट का हेड बचाने के लिए, रिवेट का शंक बचाने के लिए, रिवेट का टेल बचाने के लिए, रिवेट को फटने से बचाने के लिए। तो रिवेट का जो हेड सिरा होता है, रिवेट का हेड सिरा को बचाने के लिए डोली टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉल्किंग एंड फुलरिंग टूल्स, कॉल्किंग एंड फुलरिंग टूल्स का इस्तेमाल, जैसे दो प्लेट को हम ऐसे, दो प्लेट, एक प्लेट हमारी ये हो गई और एक प्लेट हमारी ये हो गई, इन दोनों प्लेट को अगर हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं तो इसको मतलब सील पैक ज्वाइंट बनाने के लिए, सील पैक ज्वाइंट बनाने के लिए अभी एक फिगर में करके दिखा रहा हूँ आपको, गौर करिएगा। ये तो हो गया, यहीं पे दिखा दे रहे हैं, यहीं पे दिखा दे रहे हैं। देखिए ये होता क्या है, ये होता क्या है, सपोज करिए हमारी दो प्लेट है, ये हमारी दो प्लेट हैं और एक प्लेट हमारी ये है और हमारी दूसरी प्लेट ये है, और इसको हम रिवेट के माध्यम से हम जोड़ रहे हैं। यहाँ रिवेट लगा दिए हम, रिवेट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे रिवेट लगा दिए हम। ये रिवेट लगा हुआ है। देखिए एक प्लेट हमारी ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, दोनों को ऐसे रख दिया हमने, और रखने के बाद से इसमें हम रिवेट लगा करके, सपोज करिए ये हेड है और हेड और नीचे टेल है, टेल को हमने थ्राई किया और ऐसे बन गया। ये जॉइंट हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसमें वाटर प्रूफ करने के लिए हम जो कॉल्किंग टूल होता है बिल्कुल एक छिन्नी के नुमा होता है, कॉल्किंग टूल बिल्कुल एक छिन्नी के नुमा होता है, और जो यहाँ पे रिवेट का हेड जा करके प्लेट से टच करता है, बस यहीं पे लगा के इधर से हैमरिंग कर देते हैं, और इसका जो एंगल होता है वो 10 डिग्री होता है। तो यहीं पे जाके हम हैमरिंग कर देते हैं, यहाँ पे हैमरिंग करते हैं और ये छिन्नी नुमा होता है, और इसके जो रिवेट का जो हमारा ये हेड सिरा है वो प्लेट पे ठीक से बैठ जाए और जॉइंट हमारा वाटर प्रूफ यानी लीकेज प्रूफ जॉइंट बन जाए, इसके लिए हम कॉकलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फुल रिंग की बात करें, तो फुल रिंग बिल्कुल ऐसे ही रहता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, और लगा करके जब यहाँ रिवेटिंग करेंगे तो दोनों प्लेट में रिवेट लगा करके और यहाँ हैमर से थ्राई करेंगे। तो थ्राई करने के पश्चात जब सिकुड़ेगा तो ये प्लेट का जो सिरा होगी, ये जो प्लेट की सिरा होगी वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगी या थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ पे हम फुल रिंग टूल रख करके और इधर से हैमरिंग करते हैं। जब हैमरिंग करते हैं तो इस पर प्रेस आता है, दबाव आता है, और दबाव आने के कारण दोनों प्लेट यहाँ पे सट जाती है, यानी जो यहाँ पे एंड पॉइंट है, जो इसका एंड पॉइंट है प्लेट का, वहाँ पे फैला रहता है तो ये सट जाता है। तो ये दोनों टूल्स हमारे बिल्कुल छेनी नुमा होते हैं। ये हमारा कॉल्किंग टूल का रहता है और ये हमारा फुल रिंग टूल का रहता है। कॉल्किंग टूल हमारा वाटर प्रूफ लीकेज करने के लिए, वाटर प्रूफ लीक करने के लिए या लीक प्रूफ ज्वाइंट प्राप्त करने के लिए, ये सब बॉयलर खोल वगैरह का जब हम निर्माण करते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और उसके बाद से ये फुल रिंग जो टूल्स है ये प्लेट को सीधा करने के लिए और प्लेट के बीच से लीकेज ना हो इसके लिए करने के लिए हमारा फुल रिंग टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो आप जान गए कि फास्टेनिंग एंड फास्टेनर में फास्टेनिंग क्या है, फास्टेनर क्या है, और उसके बाद से इससे कौन से ज्वाइंट बनते हैं, कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। तो 3 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, अस्थाई, अस्थाई, अर्धस्थाई। तो अस्थाई किससे बनता है वो भी जान गए, अस्थाई किससे बनता है वो भी जान गए, अर्धस्थाई किससे बनता है वो भी जान गए। और उसके बाद से आप रिवेट की बात करें तो रिवेट की जान गए कि रिवेट किसका बना होता है। रिवेट जनरली माइल्ड स्टील का बना होता है, लेकिन
विशेष कार्यों के लिए हम ब्रास का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, टीन का भी और मैलिएबल यानी मुलायम धातु का भी बनता है। जनरली वो माइल्ड स्टील और रॉट आयरन का ही हमारा बना हुआ रिवेट होता है, लेकिन विशेष कार्यों के लिए जैसे हमारा अगर एल्युमिनियम का काम हो रहा है, फैब्रिकेशन का काम हो रहा है, तो वहाँ पे हम माइल्ड स्टील का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माइल्ड स्टील के रिवेट का इस्तेमाल करेंगे तो माइल्ड स्टील का जो कठोरता होती है वो अधिक होती है, हार्डनेस अधिक होती है। जब उस पर थुराई करेंगे तो रिवेट का हमारा ये जो टेल का हेड बनने मतलब टेल का जो मोड़ने से पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनिया पिचक जाएगा, एल्युमिनिया टूट फूट जाएगा। तो एल्युमिनिया क्या होता है, नरम धातु होती है, इसलिए एल्युमिनिया में मान लीजिए एल्युमिनिया की सीट है। अभी ये जो हमारा ये पतली जो GI की सीट आती है जिससे डेकोरेशन वगैरह अगर बॉक्स वगैरह बनते हैं, ये ड्रम वगैरह बनते हैं, ये सब बनते हैं, तो उसमें क्या लगता है, ये टीन का बना हुआ हमारा रिवेट लगता है, न कि हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ लगता है। क्योंकि अगर वो इतनी पतली है वो सीट कि उस पर माइल्ड स्टील का रिवेट लगाए तो वो फाट जाएगी, चद्दर जो होगी वो क्या होगी, फट जाएगी, क्रश कर जाएगी। तो इसलिए विशेष कार्यों के लिए अलग अलग प्रयोग के लिए हमारा कॉपर का, पीतल का, टीन का, एल्युमिनियम का रिवेट लगता है। लेकिन स्पेशल जो रिवेट की हम बात करें तो रिवेट माइल्ड स्टील और रॉट आयरन का बना होता है। तो रिवेट का जान गए, रिवेट का भाग जान गए कि 3 भाग होता है, एक हेड होता है, एक शैंक होता है और एक टेल होता है। उसके बाद से रिवेट का प्रकार जान गए कि सॉलिड रिवेट, हॉलो रिवेट, बफरकेटिंग रिवेट। रिवेटिंग में होने वाले यूज टूल्स के नाम जान गए, रिवेटिंग में कौन कौन से टूल यूज होते हैं। तो एक हमारा था क्या, निहाई था जिसको हम एनविल बोलते हैं, दूसरा हमारा बॉल पिन हैमर था, तीसरा हमारा कॉल्किंग एंड फुलरिंग टूल था और चौथा हमारा क्या था, डॉली टूल था। डॉली टूल जनरली टेल स्टॉक हेड स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए जब टेल स्टॉक पे थराई करते हैं तो हेड स्टॉक पे लगा देते हैं ताकि हमारा हेड स्टॉक ख़राब ना हो, और वो डॉली टूल लगा करके उसके बाद से हम टेल स्टॉक पे थुराई करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये यूज होने वाले नॉर्मली जो यूज होने वाले हमारे टूल से इसके बारे में जान गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट बेस्ड ऑन हेड। ये तो हमारा मेनली मुख्य रूप से रिवेट का प्रकार था, लेकिन ये हेड के आधार पर रिवेट कितने प्रकार का होता है, तो हेड के आधार पे रिवेट हमारा 5 प्रकार का होता है। किसी किसी बुक में 6 प्रकार दिया है, 7 प्रकार दिया है, बस इसी को मॉडिफाई करके 2-3 प्रकार का नाम दे देता है। ठीक है, तो इसे घबराने की बात नहीं है, हम आपको एकदम इजी वे में सिंपल में बता दे रहे हैं। देखिए स्नैप हेड रिवेट, इसमें सबसे मेन पूछने वाला क्या है, इसका बस डायमेंशन जो होता है वही पूछता है। ये नहीं है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक स्क्रू भी बनता है, एक नट भी बनता है, तो भी फार्मूले पे बनता है। ये जो हमारा रिवेट बना हुआ है भी एक फार्मूले पे बना हुआ, मनमानी नहीं बनेगा। मनमानी अगर बनेगा तो क्या होगा, चल ही नहीं पाएगा। उसके लिए निकालना पड़ता है कि इसका ये शेयर लोड कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये सब कुछ निकालने, टीयरिंग क्या होगा, बियरिंग क्या होगा, ये दोष कैसे कैसे होंगे, तो कहाँ तक सह पाएगा, उस आधार पे इसकी डिजाइन होती है। तो हम बता रहे हैं आपको स्नैप हेड रिवेट के बारे में। तो स्नैप हेड रिवेट का हमारा जो फिगर है बिल्कुल ऐसे है, और इसका ये मेन डाया ये होता है, रिवेट का डाया ये डी स्मॉल मान लिए। अब इसके बाद से इसी के आधार पे हमारा इसकी हाइट, रिवेट का जो हेड की हाइट होगी और रिवेट के हेड की जो होगी चौड़ाई होगी। तो रिवेट की हेड की जो हाइट होती है वो 0.7 इंटू डी होती है, यानी अगर ये 10 का है तो ये कितने 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 mm का है तो कितने mm का होगा, 7 mm का होगा। अगर ये हमारा 10 mm का है तो ये कितने mm का होगा, 16 mm का। तो रिवेट का हेड कितने चौड़ाई क्या हो जाएगा, अगर ये 10 हो जाए, मान लीजिए d बराबर 10 mm, तो रिवेट का डाया 10 हो गया, रिवेट का हेड का हाइट 7 हो गया, रिवेट के हेड की चौड़ाई कितनी हो गई, तो 16 हो गई। ठीक है, mm, ऑल डायमेंशन mm। ठीक है, तो ये हमारा स्नैप हेड रिवेट हो गया, और ये इसका हमारा फार्मूला हो गया, यानी d इसका व्यास हो गया, तो 0.7 इंटू डी इसका हाइट हो गया, और यहाँ पे 1.6 इंटू डी इसका हेड का चौड़ाई हो गया। अब हम बात करें पेन हेड रिवेट। तो पेन हेड रिवेट के लिए यहाँ पे इमेज बना हुआ है, सेम कंडीशन वही रहता है, बस ये जो ऊपर वाली जो ये होती है ना, तो इसके लिए हमारा जितना इसका डाया होता है उतना ये भी डाया, यानी ये जो डाया कितना होगा, जितना इसका डाया डी होगा उतना ही ये होगा जितना डी होगा। लेकिन ये नीचे का जो चौड़ा वाला भाग है ये 1.6 इंटू डी होता है, और हाइट 0.7 डी होता है। ये पेन हेड रिवेट, दोनों का जो हमारा फार्मूला होता है वो सेम होता है, बस इसकी डिजाइन
डिज़ाइन जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारी शेप में अलग दिख रही है। क्लियर। अब हम बात करें काउंटर संक रिवेट की, तो काउंटर संक रिवेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर काउंटर संक रिवेट की अगर शंक का जो डायमीटर है, व्यास है, वो d हो गया तो इसके जो ऊपरी भाग सतह का जो चौड़ाई होता है वो 1.7 इंटू डी होता है। अब चौड़ाई का मतलब व्यास हो गया, चूँकि वो गोलाकार है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर में, तो ये मत देखिए, ये हमारा गोलाकार होगा, ये गोलाकार होगा। जब ये अपना ड्राइंग में बताया जाएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे जिसका टॉप फ्रंट साइड बनेगा तब आपको पता चलेगा। तो इसका जो हमारा डाया होता है 1.5 इंटू डी होता है। ये हमारा डाया स्मॉल डी, तो ये हमारा डाया 1.5 इंटू डी, और इसकी जो ये हाइट होती है तिर्यक वो 0.5 इंटू डी होती है। ये हमारा काउंटर संक रिवेट हो गया। आगे हम बात करें फ्लैट काउंटर संक रिवेट की, तो फ्लैट काउंटर संक की रिवेट क्या होती है, इसकी जो डाया होती है, ये जो हमारा डाया अगर डी हो गया तो डी के ठीक 2 गुना यानी 10 ये है तो इसका जो हेड होगा वो कितना होगा 20 होगा, उसका डायमीटर कितना होगा 20 होगा, और इसकी जो मोटाई होगी, ये जो मोटाई होगी वो 0.25 होगी। यानी हमारा कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये हमारा 10 है तो ये हमारा 20 हो जाएगा। आइए हमारा अगर ये हमारा कितना हो जाएगा 2.5 mm हो जाएगा। ये ऐसे रिवेट कहाँ इस्तेमाल होते हैं आप देखे होंगे, जनरली जो पतली सीट होती है, सीट को जोड़ने के लिए, सीट को ड्रम बनाने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए, ये डेकोरेशन के सामान बनाने के लिए, जो कुछ भी मतलब ये सीट से निर्माण होता है, GI के सीट से, वहाँ पे इस तरह के हमारे रिवेट का प्रयोग होता है। अगला हम बात करें कोनिकल हेड रिवेट की, तो कोनिकल हेड रिवेट का अगर डायमीटर d है, रिवेट का शंक का व्यास अगर d है तो इसकी जो हाइट होगी वो 0.75 इंटू डी हो जाएगी, और जो इसका चौड़ाई होगा यानी ऊपरी यही व्यास नीचे वाला, ये ऊपर दिखाया गया है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, तो ये जो व्यास होगा इसका हेड का, जो इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा d है, लेकिन ये टोटल हमारा, ये हमारा केवल d और ये हमारा टोटल ये वाला d, ये हमारा शंक का भाग, ये हमारा जो हमारा होगा ये शंक का भाग है, तो ये हमारा स्मॉल d है, लेकिन ये हमारा टोटल जो भाग है इसी को ये दिखा रहा है 2d, ये टोटल हमारा 2d होगा, और ये d अगर ये 10 का है तो ये 20 का है, ठीक है, तो ये हमारा 10 का है तो ये 20 का है, और ये कोनिकल होता है बिल्कुल यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये हमारा देखे होंगे आप जो अपना ये वो ब्रिज बनते हैं, जैसे हावड़ा का ब्रिज है, रविंद्र सेतु ब्रिज हावड़ा में, हावड़ा नदी पे बना हुआ, वो टोटल का टोटल रिवेट से बना हुआ है, और उसमें सारे के सारे कोनिकल रिवेट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करें कि अगर ये वेल्डिंग ज्वाइंट या नट बोल्ट ज्वाइंट से हम क्यों नहीं अपना ज्वाइंट तैयार करते हैं, क्यों हम रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली देखिए, अगर वेल्डिंग ज्वाइंट से अगर हम ज्वाइंट बनाते हैं तो उसका पहला खासियत ये है कि हम अपनी इच्छा अनुसार उसे तोड़ और जोड़ नहीं सकते हैं। वेल्डिंग से ज्वाइंट हुआ तो मजबूत तो होगा, लेकिन क्या होगा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा ये पार्ट खराब होगा, पहला काम। दूसरा काम कि इस पर अगर एक कॉम्पैक्ट लोड पड़ेगा तो ये टूट सकता है। अगर हम बात करें कि तब क्यों नहीं हम नट और बोल्ट से ज्वाइंट बना लेते हैं, तो नट और बोल्ट से जब हम ज्वाइंट बनाएंगे तो वो जैसे अपना ब्रिज हुआ, तो ब्रिज पे गाड़ियाँ चलती हैं तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज जो हमारा होता है कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो अगर हम नट और बोल्ट से अगर ज्वाइंट हम बना रहे हैं तो क्या करेगा, कंपन करते करते नट और बोल्ट खुल सकता है, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि हावड़ा ब्रिज उतना बड़ा ब्रिज में कहीं नट और बोल्ट और वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ। वेल्डिंग का इस्तेमाल हुआ तो जनरली कॉलम से ट्रस्ट में हुआ है, न कि कोई प्लेट और एंगल में हुआ है। तो वहाँ पे जितना हमारा यूज हुआ है ज्वाइंट बनाने के लिए, ये सब रिवेट का ज्वाइंट बनता है। तो ये हमारा हो गया
रिवेट के बारे में क्लास, और इसको एक बार इसका नोट्स मैंने दे दिया, इसका PDF ही दे दिया जाएगा, और ये टोटल इमेज और देख लीजिए, और इसका पूरा डिस्कशन हो गया। बस आज के लिए इतना। अगला वीडियो में रिवेट से ही दूसरा क्लास रहेगा, और उस क्लास में हम बताएंगे कि ये कौन कौन से इसमें दोष आते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, और इसका जोड़ का जो दक्षता होता है वो कितना होता है, और इसमें कौन कौन से दोष आते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।